अच्छा रहता है सफ़र, क्योंकि इसके पहले भी ये मेरी 5th जॉब है। आप जब यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे तो क्या आप ऐसे टॉपर का इंटरव्यू देखते थे? देखिए, जो डिप्यूटी कलेक्टर की पोस्ट है, जय हिंद पुलिस परिवार में आपका स्वागत है। आज हम आपको एएसपी संजय केसवाला साहब से मुलाकात करवाएंगे, तो आइए उन्हीं से मिलते हैं। केसवाला साहब, जब आपने यूपीएससी क्लियर किया तो आईपीएस बनने के बाद वो सफ़र कैसा रहा आपका? काफ़ी अच्छा रहता है सफ़र, क्योंकि इसके पहले भी ये मेरी 5th जॉब है। तो इसके पहले मैं एसबीआई में था, उसके बाद प्राइवेट में भी था। गुजरात विधानसभा है, उसमें भी एज अ क्लास 2 ऑफिसर था। उसके बाद गुजरात रेवेन्यू जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, उसमें भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में मैंने काम किया एज डिप्यूटी कलेक्टर। तो वो जो सारा एक्सपीरियंस है और आईपीएस का एक्सपीरियंस है, वो काफ़ी अलग है और बहुत ही अच्छा है यहाँ। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आप डेप्यूटी कमिश्नर की पोस्ट पे थे, तो उसको छोड़ के आपने आईपीएस में आना ही क्यों चाहा? उसके पीछे की क्या वजह रही? देखिए, जो डिप्यूटी कलेक्टर की पोस्ट है वो जीपीएससी थ्रू होती है, और उसमें वो भी क्लास 1 ही है, पर उसमें भी जब आईएएस बनते बनते काफ़ी टाइम निकल जाता है, क्योंकि प्रमोशन में भी 10-15 साल निकल जाते हैं। और आईपीएस जो सर्विस है, उसका चार्म और उसकी जो एक इमेज है, वो काफ़ी अलग है। तो उस हिसाब से एक प्रमोशनल एस्पेक्ट तो है ही, और ऑल इंडिया सर्विस के जो फ़ायदे आपको मिलते हैं आईपीएस में, वो जनरली एज अ स्टेट में अगर आप काम करते हैं तो इतना ज़्यादा आपको नहीं मिलता। यूपीएससी की जब आप तैयारी कर रहे थे तो उसके लिए आप कितने घंटे मेहनत करते थे? आपने कहीं पर क्लासेस ज्वाइन किया था? और जो यूपीएससी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट को आप क्या कहना चाहेंगे? उनको किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए अपनी? मैं 2017 में मैंने जनवरी में एग्ज़ाम की ये प्रिपरेशन चालू की थी, और उसके पहले ऑलरेडी मैं एसबीआई में था ही। तब मैंने डिसाइड किया था कि मुझे जीपीएससी या तो यूपीएससी अटेम्प्ट करना है। तो मैंने जनवरी 2017 से स्टार्ट किया, और बीच में ही जीपीएससी की एग्ज़ाम भी आई, उसमें भी मैं सक्सेसफुल रहा। और जैसे मैंने बताया आपको कि विधानसभा में भी मैं 1.5 साल मैंने जॉब की। उसके बाद मैंने 2 साल एज डिप्यूटी कलेक्टर काम किया। तो वो 3.5 साल का जो पीरियड है, उसमें जॉब के साथ मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन की है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने छुट्टियां लेके ओनली फोकस वॉज प्रिपरेशन ऑफ दिस एग्जामिनेशन। जॉब के साथ साथ मैंने इसमें भी फोकस किया, और लकीली विद गॉड ग्रेस मुझे उसमें सक्सेस भी मिला। यूपीएससी की तैयारी के दौरान आपने कहीं क्लासेस ज्वाइन किया था या बगैर क्लासेस ही आपने यूपीएससी क्लियर किया? शुरू में जब मैंने बताया कि जनवरी 2017 में मैं स्पीपा में एडमिशन लिया था। तो स्पीपा, आपको जैसे पता है कि गुजरात गवर्नमेंट की एक इंस्टीट्यूट है जो ये यूपीएससी और जीपीएससी की प्रिपरेशन के लिए क्लासेस भी चलाती है, और गाइडेंस भी वहाँ लोगों का मिल जाता है। कई सारे ऑफिसर्स के साथ भी इंटरेक्शन होता है, तो उससे भी हमें मोटिवेशन मिलता है। एक हमें जो पाथ है वो भी पता चलता है कि कौन सी लाइन पे हमें चलना है। तो वो एक स्पीपा का काफ़ी अच्छा फ़ायदा रहा। बाकी जब मैं यहाँ पे गांधीनगर में था, जॉब कर रहा था, तब ममता जो एकेडमी है कड़ी यूनिवर्सिटी में, उसके साथ भी मैं जुड़ा रहा। वहाँ पे भी मैं मॉक इंटरव्यू वगैरह दिया था, तो उसका भी मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। आपके परिवार के बारे में बताएंगे, क्या आपके परिवार में कोई पुलिस डिपार्टमेंट में या ऐसे कोई डिपार्टमेंट में था कि जिसकी वजह से आप सिविल सर्विस में आना चाहते थे और आपको कामयाबी मिली सिविल सर्विस में? मेरे परिवार में तो कोई सिविल सर्विसेज में नहीं था, पर मेरे फादर जो है फॉरेस्ट गार्ड थे। तो उनके जो सीनियर्स हैं उनसे भी कभी मिलना होता था, और वो भी एक मोटिवेशनल फैक्टर ऑलवेज मिडिल क्लास फैमिली के लिए रहता है कि आप जितने भी अधिकारियों से मिलते हो, ऑफिसर से मिलते हो, तो आप ऐसा बनना चाहते हो। धीरे धीरे जैसे मैं अहमदाबाद में मैंने इंजीनियरिंग किया, और उसके बाद भी ऑफिसर से कई सारे ऑफिसर से मिला, और उसके बाद भी एक जो सबसे बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर मेरे लिए था, वो था कि हमारे एक प्रोफेसर थे, जिगर रावल सर करके।
उन्होंने 2010 में किया था, यूपीएससी का एग्ज़ाम किया। तो तब तक तो हमें यूपीएससी के बारे में एज सच नहीं पता था कि भाई आप आईएएस आईपीएस है वो यूपीएससी के थ्रू बन सकते हो। पर उन्होंने हमें गाइड किया, मोटिवेट किया, और उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, ऐसे ऐसे रास्ते खुलते गए, लोगों का भी सपोर्ट मिलता गया, और इसमें विद गॉड ग्रेस कामयाबी भी मिली। मेरे परिवार में गवर्नमेंट सर्वेंट है, पर सिविल सर्वेंट्स एज सच कोई नहीं है, क्लास 1 में कोई नहीं। जब आप यूपीएससी के एग्ज़ाम दे रहे थे तो क्या उसमें कोई क्वेश्चन सिलेबस के बाहर की भी पूछे जाते हैं? अगर पूछे गए हो तो ऐसा कोई क्वेश्चन आपके ध्यान में ऐसा? यार अभी तो मुझे याद नहीं है क्वेश्चन कौन से थे, वो भी पता नहीं है, पर बाहर के यूपीएससी में जनरली होता है। हमारे टाइम पे था कि आपको आधा पेपर है वो आप लिख सकते हो बेस्ड ऑन द प्रिपरेशन दैट यू हैव हैड, पर उसके बाद तो जो आपका मतलब एक्सपीरियंस भी मानो, या तो जो प्रिपरेशन का पूरा फेज़ है उसका भी एक एक्सपीरियंस मानो, तो उसके हिसाब से आपको, और प्रैक्टिस जो आप करते हो तो उसके हिसाब से आपको फिर टैकल करने पड़ते हैं। तो कई सारे ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जो मतलब ऑन द स्पॉट आपको मतलब जो मुझे लगता है कि कई सारे ऐसे क्वेश्चन थे, और जिसमें मेरा वर्क एक्सपीरियंस जो था 3.5 साल का, वो मुझे उसमें काफ़ी काम आया। मतलब ऐसा मुझे अभी याद नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन मैंने कैसे टैकल किया, पर कई सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं, और जो हर एक जो सक्सेसफुल कैंडिडेट होता है यूपीएससी का वो फेस करता ही। आप जब यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे तो क्या आपको ऐसे टॉपर का इंटरव्यू देखते थे जिसकी वजह से आपको यूपीएससी की तैयारी में कुछ फ़ायदा मिला हो, कुछ ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल, मैं टॉपर्स के इंटरव्यू काफ़ी मैंने देखे भी है, और मैं टॉपर्स से मिलता भी था। जैसे सबको पता है कि हमारे पुलिस परिवार में ही काफ़ी यंगेस्ट आईपीएस ऑफिसर में सफीन हसन सर का नाम है, और तब जस्ट उन्होंने ये एग्ज़ाम क्लियर ही की थी। तो मैं उनसे पर्सनली मिला भी था, 1-2 घंटे मैंने उनके साथ बैठा भी था, और उन्होंने भी मुझे काफ़ी गाइड किया था। तो ऑब्वियसली ये फ़र्क पड़ता है जब आप सक्सेसफुल कैंडिडेट की पूरी जो जर्नी है वो देखते हो, आप उसके साथ अपने आप को रिलेट कर सकते हो, और जो आप जिस कंडीशन में हो उस कंडीशन से आपका जो गोल है वो अचीव करने के लिए क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरत है, कैसे आपको मेहनत करनी है, कैसे आगे बढ़ना है, वो भी काफ़ी सारा गाइडेंस है, वो आपको उससे मिल जाता है। यूपीएससी एग्ज़ाम के बाद यूपीएससी आपने क्लियर कर ली, फिर आईपीएस बन चुके हो। आईपीएस बनने के पहले का लोगों का रुझान और आईपीएस बनने के बाद का लोगों का रुझान, उसमें आपको क्या तफावत दिखता है? उनका आपको देखने का नज़रिया किस तरह से बदला या नहीं बदला? नहीं, बिल्कुल बदल जाता है, क्योंकि मैं एक फैक्ट आपको बताऊं तो जो मेरी कम्युनिटी है उसमें आई एम द फर्स्ट डायरेक्ट आईपीएस ऑफिसर फ्रॉम माय कम्युनिटी। तो मैं पहला हूँ जिसने यूपीएससी क्लियर की। तो ऑब्वियसली लोगों का नज़रिया है वो बदलता है, लोगों की रिस्पेक्ट भी बदलती है, और मेरे लिए ही नहीं, मेरे पूरे परिवार के लिए भी लोगों का जो नज़रिया होता है वो बदलता है, रिस्पेक्ट भी मिलती है, और लोग आपके पास सजेशन के लिए भी आते हैं, उनको कोई छोटी मोटी दिक्कत होती है तो भी आते हैं। तो एक नज़रिए की बात भी है, और आपको एक अपॉर्चुनिटी भी मिलती है कि लोगों के साथ बात भी होती है, और उनको कहीं ना कहीं आप हेल्पफुल भी हो जाते हैं। क्या कभी आपको आपके समाज में से या किसी भी और से या ग्रुप फ्रेंड सर्कल में से किसी भी हेल्प मांगी आपके पास? कई सारे, जैसे अभी आप देखते हो कि हर एक जो गुजरात में अभी जो ट्रेंड चल रहा है कि अलग अलग समाज के जो खुद के कोचिंग क्लासेस है, या तो जो ऐसे सेंटर्स बनाए उन्होंने कि जिसमें ऐसी प्रिपरेशन करवाते हैं। तो जैसे हमारे कई सारे बच्चे वो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनका भी ऑनलाइन में वहाँ तो नहीं जा सकता, पर ऑनलाइन कई सारे क्लासेस होते हैं जिसमें गाइडेंस वगैरह हम देते हैं। और इंडिविजुअली मैंने अपना नंबर भी शेयर करके रखा है, तो किसी को कोई डाउट है तो भी वो इंडिविजुअली मुझे पूछते हैं कभी कभी। अभी तो क्या है कि हालांकि 3-4 साल निकल गए हैं, तो कॉल जो नंबर ऑफ़ कॉल्स है वो कम हो गए, बट फिर भी लोगों के कॉल आते हैं। यूपीएससी की एग्ज़ाम कई कठिन परीक्षाओं में से एक मानी जाती है। उसको क्लियर करने में आपके परिवार का और आपके घर वालों का कैसा साथ सहकार रहा?
बिल्कुल सबसे कठिन परीक्षा तो है ही है, और उसमें अगर फैमिली का साथ नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि ये एग्ज़ाम पास करना इजी है। मेरे परिवार ने काफ़ी मुझे मोटिवेट किया है, क्योंकि मेरा जो बड़ा भाई है वो मेरे फादर की तरह मेरे साथ हमेशा खड़ा रहा है। सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो आपका परिवार का सपोर्ट ही होता है। उसमें ख़ास करके अगर आप मैरिड हो तो आपका जो लाइफ पार्टनर है उसका अगर सपोर्ट आपको मिले तो मुझे लगता है कि ये जो यात्रा है वो काफ़ी आसानी से निकल जाती है। और उसमें मेरी जो वाइफ है शांति, उसने भी काफ़ी मुझे हेल्प की है, क्योंकि नई नई शादी होती है, बाहर घूमने जाना होता है, वो सब जब लोग करते हैं और आप है कि एग्ज़ाम में पढ़े रहते हो तो ऑब्वियसली उसमें अगर लाइफ पार्टनर का सपोर्ट या साथ नहीं है तो वो पॉसिबल नहीं है। तो बिल्कुल फैमिली का सपोर्ट है, इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर सक्सेस इन दिस एग्जामिनेशन। आप पोरबंदर के, गुजरात के पोरबंदर इलाके से आते हैं, वहाँ और अरवली डिस्ट्रिक्ट में आप एएसपी की पोस्ट पे मौजूद हैं, तो वहाँ पोरबंदर के क्राइम और यहाँ की क्राइम में क्या तफावत आपको देखने को मिलता है? पोरबंदर और एज सच सौराष्ट्र में जो क्राइम पैटर्न है और यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि पोरबंदर है वो पूरा कोस्टल एरिया है, और वहाँ के जो भी इक्वेशंस होते हैं कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन वाइज, वो डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे डिफरेंट है। यहाँ पे क्या है कि हमारे एसटी समुदाय की जो पॉपुलेशन है वो भी ज़्यादा है, और ये जो हमारा अरवली डिस्ट्रिक्ट है वो बॉर्डर करता है राजस्थान स्टेट के साथ, और शामलाजी चेक पोस्ट जिसका गुजरात में नाम अनसोल चेक पोस्ट है, वहाँ से दैट इज़ द एंट्री पॉइंट ऑफ मेजर कार्गो व्हीकल्स। तो वहाँ से प्रोहिबिशन इलीगल लिकर की भी जो है इंपोर्ट है वो वहाँ से होती है। तो मेन जो हमारा फोकस रहता है कि प्रोहिबिशन रिलेटेड एक्टिविटीज़ है, क्योंकि ये बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है, कई सारे रास्ते भी पड़ते हैं छोटे मोटे जहाँ से लोग मतलब बाइक पे भी ला सकते हैं, 4 व्हीलर में भी ला सकते हैं, बड़े व्हीकल में भी, जैसे मैंने बताया कि ऑनसोल चेक पोस्ट है, तो उनको रोकना है, वो हमारा फोकस रहता है। दूसरा ये है कि यहाँ पे एक पोक्सो रिलेटेड केसेस भी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो उसमें भी जैसे हमारे एसपी मैम है, उन्होंने एक प्रोग्राम भी चालू किया है, संयम प्रोग्राम, जैसे हम लोगों में अवेयरनेस भी ला रहे हैं कि भाई आप कोई भी ऐसा स्टेप मत लीजिए कि जिसकी वजह से आपके जो प्रिय पात्र है जिसको आप पसंद करते हैं उसको जो लीगल बैटल है उसमें जाना पड़े और वो उनको मुसीबतों का सामना करना पड़े। तो वो भी अवेयरनेस चलता है, तो वो भी पोक्सो के केसेस भी यहाँ पे ज़्यादा होते हैं। बाकी मेजोरिटी यहाँ पे प्रोहिबिशन हमारा फोकस रहता है। दूसरा कि जो भी बीजेड ग्रुप का जो फ्रॉड चल रहा है पॉन्जी स्कीम का साबरकांठा में, ऐसी भी क्या कोई स्कीमें यहाँ पर चलती हैं और ऐसा कोई फ्रॉड होता है? अगर होता है तो उस फ्रॉड से बचने के लिए लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो ऐसे फ्रॉड होते हैं उसमें अभी तो वो चल रहा है, जैसे सीआईडी के पास आपको भी पता है, तो वो अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है। इसमें मेन जो है वो अगर लोभ या लालच जिसे बोलते हैं, वो लोगों की जब तक कम नहीं होगी तब तक ये ऐसे जो फ्रॉड है वो बनते रहेंगे। तो इंडिविजुअल लेवल पे हम देखें कि भाई कोई भी ऐसी स्कीम है जो ना तो कोई बैंक दे रही है इतना रिटर्न, ना तो कोई इवन इक्विटी मार्केट, शेयर मार्केट है, वो भी इतना रिटर्न नहीं दे रहा है, और उससे ज़्यादा अगर आपको कोई बोल रहा है कि मैं उससे ज़्यादा रिटर्न दूंगा, तो आपको वहाँ पे चौकन्ना होने की ज़रूरत है। एक बार वेरीफाई कीजिए। शुरू में आपको रिटर्न मिलता भी रहेगा, बट एट द एंड ऑफ द डे जो बबल है वो बस्ट होगा और आपको उसका जो है खामियाजा है वो भुगतना पड़ेगा। तो आप किसी भी लालच में मत पड़िए, किसी भी किसी स्कीम में मत पड़िए जो रियलिटी से काफ़ी दूर है। दूसरा कि सर, आजकल गुजरात में खास तौर पे साइबर फ्रॉड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो ये साइबर फ्रॉड किस प्रकार के होते हैं और लोगों को इस फ्रॉड से बचने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, कई सारे उसमें टाइप्स है। जैसे एक हो गया कि जैसे हमने बताया कि इन्वेस्टमेंट एक तो फ्रॉड होता है कि आपको हाई रिटर्न वो आपको मतलब प्रॉमिस करते हैं। एक दूसरा होता है कि कॉल आया, आपको बोला कि भाई आपने ये क्राइम में आपका नाम है, या तो ये कोई पार्सल आया है उसमें ये चीज़ है, ड्रग्स है या वगैरह,
और जो अभी हम जो काफ़ी चर्चा में भी है कि भाई डिजिटल अरेस्ट करते हैं, डिजिटल अरेस्ट। तो डिजिटल अरेस्ट है वो भी एक साइबर फ्रॉड ही है। और बाकी जो आते हैं कि भाई आपको नौकरी दे देंगे, आप इतने पैसे हमें दे दीजिए, आपका क्रेडिट कार्ड है उसको हम अपडेट करना चाहते हैं, उसकी जो लिमिट है वो बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको ये पे कीजिए, आप ये डिटेल दीजिए। तो ऐसे कई सारे फ्रॉड है जिसे हमें बचना चाहिए। ज़्यादातर सर ये साइबर क्राइम करने वाले लोग वो कहाँ के होते हैं और उनका ये क्राइम करने के पीछे का मकसद क्या होता है? देखिए, मकसद तो आपको भी पता है कि साइबर फ्रॉड है तो ओबियसली उनका पैसा ही एक मकसद है। और जैसे अभी मोस्टली आउट ऑफ स्टेट के होते हैं, जैसे झारखंड साइड भी पहले एक पूरा एक एरिया था जहाँ से वो जामताड़ा criminals- करके था। हाँ, जामताड़ा आपने सीरीज भी देखी है, तो उस साइड भी एक पूरा नेटवर्क चलता था। अभी भरतपुर राजस्थान है, वहाँ पे भी लोकेशन आता है। हरियाणा में भी कई सारे ऐसे जो ग्रुप है वो एक्टिव है। तो अभी इसका वही एक हमारे लिए चैलेंज है कि जो ग्रुप है वो अपना लोकेशन है, या तो जो नए नए इसमें लोग हैं वो इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक ही एरिया से, और डिजिटल स्पेस है, कहीं से भी बैठ के आप कुछ भी जो टारगेट है वो कर सकते हो। पर बेसिकली जो मैंने 2-3 आपको बताए वही एरियाज है जहाँ से ये आते हैं। जैसे जैसे समय जाता है वैसे वैसे साइबर क्राइम भी बदलता जाता है। पहले का दौर था कि शेयर मार्केट के नाम पे या अकाउंट में से पैसा खींच लेना, ओटीपी देना। क्या ओटीपी देने की वजह से या बिना ओटीपी भी ये काम हो सकता है? फ्रॉड करने वाले बिना ओटीपी भी फ्रॉड कर सकते हैं? देखिए, ज़्यादातर कैसा होता है कि डर के मारे, या तो हमें पता नहीं होता कि भाई सिस्टम क्या है, उसकी वजह से कोई अगर हमारी एज अ बैंक एग्जीक्यूटिव या तो कोई कंपनी एग्जीक्यूटिव बात करता है, और वो उनका बात करने का तरीका भी ऐसा होता है कि हमें लगता है कि भाई ये तो बैंक वाला ही हो सकता है। तो उस किस्से में क्या होता है कि जनरली हमें पता नहीं होता, और फिर जिस तरह से वो बात करते हैं हमें लगता है कि भाई ये जेन्युइन पर्सन है, तो ओटीपी हम जनरली दे देते हैं। बिना ओटीपी के देने या बिना क्रेडेंशियल जो हमारे हैं बैंक अकाउंट के या तो हमारे कार्ड के, वो देने की वजह से जो है वो फ्रॉड हो वो काफ़ी मतलब उसकी पॉसिबिलिटी है वो कम है। ज़्यादातर क्या होता है कि हम शेयर कर देते हैं हमारी क्रेडेंशियल, और उसके वजह से उनको फ़ायदा मिल जाता है। दूसरा कि सर, आम लोग और पुलिस के बीच एक खाई है। पुलिस और आम लोगों के बीच एक दूरी रहती है। डर लगता है पुलिस के पास किसी भी कंप्लेंट जाके। उस दूरी को कम करने के लिए आप आम लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल, अब ऐसा मुझे लगता है कि नहीं रहा है, क्योंकि जैसे आप देखते हो कि जो सुपीरियर ऑफिसर्स है वो सबको आप कभी भी मिल सकते हो। प्लस पुलिस भी है, वो अलग अलग कार्यक्रम भी करती है, अवेयरनेस के भी प्रोग्राम्स हमारे होते हैं, हमारे लोगों के साथ इंटरेक्शंस भी होते हैं, जैसे लोक दरबार भी होता है हमारा, पब्लिक दरबार भी होता है, उसमें भी हम लोगों के पास जाते हैं। मोहल्ला विजिट्स भी होती है हमारी, जिसमें लोगों से बात करते हैं। हमारा एक प्रोग्राम भी है कि भाई 3 बात हमारी यानी 3 बात तुम्हारी, जिसमें हम लोगों के पास जाके उनसे पूछते हैं कि भाई आपके 3 इश्यूज़ क्या है, और जो भी हमें लगता है कि आपको, जैसे अभी हमारी बात हो रही थी कि साइबर रिलेटेड फ्रॉड्स, तो उसमें आपको कैसे बचना है, या तो दूसरे जो क्राइम्स है उसको कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसे हम 3 सजेशन हमारी ओर से देते हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम भी काफ़ी सक्सेसफुल है। तो ऐसे जनरली हमारा इतने कई सारे प्रोग्राम हैं जिसमें हम लोगों से इंटरेक्शन करते हैं। तो लोगों से मेरी एक ही अपील है कि आपको अगर प्रॉब्लम है किसी भी चीज़ का, आपको लगता है कि कोई आपको परेशान कर रहा है या कोई क्राइम आपके साथ घटा है, तो आप बिल्कुल अपने पुलिस स्टेशन, जो नज़दीक का पुलिस स्टेशन हो एरिया का, वहाँ जाइए। और अगर वहाँ से भी आपको हेल्प ना मिले तो सुपीरियर ऑफिसर के पास आप कभी भी जा सकते हो और कभी भी मिल सकते हो। आईपीएस बनने के बाद, खाकी पहनने के बाद आपको कैसा महसूस होता है, और खाकी की खूबसूरती क्या है सर? बिल्कुल, मतलब ओबियसली प्राइड फील होता है कि भाई हमें ये सर्विस में भगवान ने हमें मौका दिया है कि हम लोगों की सेवा कर सकें, और वो भी खाकी पहन के।
और साथ में ये जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन है वो भी आपसे काफ़ी होती है। और आप जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि लोगों के साथ हमारा कंटिन्यूस इंटरेक्शन भी होता रहता है, तो एक्सपेक्टेशन भी लोगों की ज़्यादा होती है। और हम ट्राई करते हैं कि भाई वो जो एक्सपेक्टेशन है उनको जितनी भी हमारी कैपेबिलिटी है उस हिसाब से हम उसको फुलफिल करें। क्या अरवली डिस्ट्रिक्ट में ट्रैफिक की भी कोई समस्याएं है, आपको लगता है? देखिए, एज सच ट्रैफिक की इतनी समस्या यहाँ पे नहीं है, क्योंकि छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है। बट जो मेन हमारा नेशनल हाईवे जाता है वहाँ पे एक्सीडेंट के काफ़ी सारे किस्से जनरली देखे जाते हैं। बट मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि लास्ट ईयर में एसपी सर की अगुवाई में हमने काफ़ी अच्छा काम जिला पुलिस है उसने किया है। और अराउंड जो हमारा डेथ रेट जो था फेटल जिसे बोलते हैं, दैट वाज अराउंड 186-187, जो कम होके 110, मतलब 40% जो हम है जो फेटल एक्सीडेंट्स उसको कम करने में हमें कामयाबी भी मिली है। और छोटे छोटे ट्रैफिक के कुछ पॉइंट है जिसमें कंटिन्यूस हमारे टीआरबी के जवान और पुलिस के जवान रहते हैं, तो काफ़ी सारी अभी समस्या है, उसका समाधान हम ला रहे हैं। सर, आपने 5-5 नौकरियां छोड़कर छठी नौकरी आईपीएस की हासिल की और आईपीएस ऑफिसर भी बन चुके हैं, तो आप यूपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि इसका एक ही मंत्र है सक्सेसफुल होने का। आपको हार्ड वर्क तो करना ही है, जिसे गुजराती में बोलते सखत તમારે કામ કરવું પડશે, સાથે સાથે તમારે સતત પણ કરવું પડશે। मतलब आपको कंटिन्यूस वो हार्ड वर्क करना है। हार्ड वर्क तो करना ही है, कंटिन्यूसली आपको करना है, जिसे परसिवरेंस भी हम कहते हैं इंग्लिश में। तो वो अगर दोनों मिल जाए तो मुझे लगता है, और आपका जो भी जिस पे भी आस्था हो आपकी, आपके माता पिता हो गए, आपका जो भी एक परम तत्व के प्रति आपका जो भी भाव हो, उस पर आप अगर भरोसा रखें तो मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल इसमें सक्सेस मिलेगी। दूसरा कि सर, आपने यूपीएससी क्लियर की, फिर आपकी ट्रेनिंग होती है एनपीए में, नेशनल पुलिस एकेडमी में। उस ट्रेनिंग में आपको पुलिसिंग के बारे में क्या सिखाया जाता है और कैसे सिखाया जाता है? देखिए, उसमें जो ट्रेनिंग होती है उसमें 2 कंपोनेंट होते हैं। एक तो क्लासेस जो इंटरनल स्टडीज़ होता है वो, और आउटडोर जैसे बोलते हैं वो कंपोनेंट होता है। तो कई सारे उसमें एक्टिविटीज़ होती है, जैसे हमारी परेड होती है वो सिखाई जाती है, रोज़ हमारी एक्सरसाइज होती है, पीटी होती है, रनिंग होती है। उसके बाद अलग अलग टाइप के शूटिंग के वो होते हैं। फिर कई सारी एक्टिविटी जो है वो कंटिन्यूसली आपको पूरे सुबह 5 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक कंटिन्यूसली चालू ही रहता है। तो कई सारी अलग अलग एक्टिविटीज़ है, जिसमें सुबह 5 बजे से लेके 7 बजे तक का टाइम जो होता है वो पीटी एक्सरसाइज उसके लिए होता है। उसके बाद इंडोर चालू होता है जनरली 9 से 1-2 बजे तक। और उसके बाद अगेन वापस आपकी या तो परेड होती है, या तो कोई शूटिंग की आपकी प्रैक्टिस होती है, या तो कोई दूसरी एक्टिविटी हो गई वो होती है। तो पूरा दिन उसमें निकल जाता है। और सर, आपने यूपीएससी क्रैक की तो पहले अटेम्प्ट में ही क्रैक की थी या 2-3 अटेम्प्ट भी आपने लिए? नहीं, ये मेरा चौथा अटेम्प्ट था, 4th अटेम्प्ट था। पहले 2 में मेरी प्रीलिम्स नहीं हुई थी, और तीसरे में मैं इंटरव्यू मैंने दिया था, पर 10 मार्क्स से मेरा नहीं हुआ था। और 4th अटेम्प्ट में विथ लक और विथ गॉड ग्रेस मुझे सक्सेस मिली। 5 नौकरी तो आप छोड़ चुके हो, आप अब ये छठी नौकरी है आईपीएस ऑफिसर की। क्या इससे भी आगे कुछ बढ़ने की ख्वाहिश है आईएएस बनने की, कि अभी यहाँ पे सीमित रहने की? अब तो एज भी हो चुकी है, और अब मतलब मैं इसमें खुश हूँ। मुझे काम करना भी अच्छा लगता है, और सीनियर्स का भी काफ़ी साथ इसमें अच्छा मिलता है, और काफ़ी अच्छी सर्विस है आईपीएस, स्पेशली गुजरात में। तो अभी तो मैं यही कंटिन्यू करता हूँ। आखिरी सवाल, अरवली की और मोड़ासा की जनता को आप क्या संदेश, क्या मैसेज देना चाहते हो? वही मैसेज देना चाहता हूँ कि पुलिस है वो आपकी मित्र है। आपको जो भी कोई इश्यू है आप सीधा पुलिस को संपर्क करें, कोई दूसरे लोगों के पास ना जाइए, किसी की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा पुलिस से कनेक्ट हो सकते हैं। पुलिस स्टेशन जाइए, सीनियर ऑफिसर से मिलिए,
हम 24/7 आपकी सेवा के लिए तत्पर है और पुलिस है अपना काम अच्छे से कर रही है। जी हाँ, तो ये थे हमारे साथ आईपीएस ऑफिसर संजय केसवाला सर। आगे भी हम ऐसी ना ऐसी किसी ना किसी शख्सियत से आपको मिलवाएंगे। तो अभी मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।